So good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. The topic for the today's lecture is isomers. This is the topic which I am going to discuss further in today's lecture, and I hope you peoples are do familiar with this topic. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस टर्म को सुना होगा, आइसोमर्स, पढ़ा भी होगा इसको। सुना है, पढ़ा है? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी सर, पढ़ा भी यस गया सर। है। पढ़ा है ना इसको? तो हम लोग आज यस। आइसोमर्स को ही डिस्कस करेंगे। तो आइसोमर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये इंटरेस्टिंग क्यों है उसका कारण है। तो आइसोमर्स का अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आइसोमर्स जो हैं दे आर अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और they are very interesting compounds in context to organic chemistry. Why I am saying this? This is because these molecules or these compounds shares certain very specific similar features. However, even though they are having certain very specific or similar features, yet these molecules do possess different physiochemical characteristic. मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आइसोमर्स जो हैं वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में कुछ बड़ी स्पेसिफिक और बहुत, उसको कहते हैं यूनिक चीज जो है इनकी सिमिलर होती है। दे हैव सर्टेन सेंस ऑफ सिमिलैरिटी, ऑल्दो such similarity whatever they are having is not responsible for such compound to further have their similar physiochemical characteristic. So whenever I am talking all about the isomers, and as I have said, they have certain specific similarities, yet they don't have further similar or all over similar physiochemical characteristic. तो दिस फिनोमिनन आई कैन एक्सप्लेन, या इस चीज को हम लोगों को अगर समझना है कि कैसे क्यों केमिकल कंपाउंड्स है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज तो है, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला में कुछ सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपाउंड्स फिजियोकेमिकल सेम नहीं है। तो यहाँ जब मैं सिमिलैरिटीज की बात कर रहा हूँ तो मैं सिमिलैरिटी के सेंस में या सिमिलैरिटी के कंटेक्स्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, और जो डिसिमिलैरिटी की कंटेक्स्ट में मैं जो बात कर रहा हूँ या जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, उसका कहने का मतलब है कि इनका जो डिसिमिलर नेचर है वो अल्टीमेटली इनकी फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, इसको समझने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको ऐसे देख लीजिए, सपोज करिए कोई फैमिली है। कोई आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? सर। यस सर। यस सर। सपोज कर लीजिए कोई फैमिली है, और इस फैमिली में वी हैव न्यूमरस
relationship. We having the different characters that have relationship among them. इसमें बहुत सारे ऐसे फैमिली में लोग होंगे जिनका आपस में कोई ना कोई संबंध जो होगा वो एक दूसरे से होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए फैमिली में फादर है, मदर है, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, आंटी हैं, अंकल हैं. नाउ so many features are there, so many characters are there, so many peoples are there, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं. तो अब यहां पर देखिए all these peoples are the part of family. ये किसी फैमिली के पार्ट है. पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, बहन हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, ये सब एक फैमिली के पार्ट है. ठीक है. लेकिन ये एक फैमिली के पार्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे से परस्पर संबंधित तो हैं, लेकिन एक दूसरे के समान नहीं है. मेरी बात समझ रहे हो? ये जो भी हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो एक फैमिली का हिस्सा है हमारे, लेकिन एक फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद भी, एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद भी, ये जो लोग हैं ये एक दूसरे से पूरी तरह समान नहीं है. किसी का कैरेक्टर कुछ होगा, किसी का कैरेक्टर कुछ और होगा, किसी की पसंद कुछ और होगी, किसी की पसंद कुछ और होगी. एक समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं. लाइकवाइज जब हम आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको आइसोमर्स के बारे में बता रहा हूं, सो आइसोमर्स ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी स्पेसिफिक फैमिलीज. दे आर ऑल्सो द मॉलिक्यूल विच बिलोंग्स टू अ very precise category where such molecule possess similar formula, but where they differ, but differ in physical and characteristic, physical and chemical characteristic. So this is the isomers. So isomers are the molecule or a set of molecule that have same molecular formula, however they differ from one other in context to some physical as well as chemical characteristic or property. Now this doesn't mean that these compounds or such molecule have each and every prospect they differ among. However, there are maybe possibility that in certain aspect there are some physical or few physical properties maybe I'm saying maybe they may be in have similarity anyhow. However, in most of the cases isomers do have different physical and chemical properties, although they have same molecular formula. So one thing which I have I'm here right now emphasizing, मैं एक चीज यहाँ पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि भाई जो आइसोमर्स हैं उनके पास में समान तौर पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और उनका जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है या उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है या फीचर है वो अलग होता है. तो यहाँ पर एक चीज आई हम लोगों के सामने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला?
दिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हम लोग दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, सर। sir. हाँ हाँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दीजिए, कोई भी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, गुड। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल दीजिए, कोई भी। अरे कोई बहुत टीडियस चीज मैंने नहीं पूछ ली आप लोगों से। केमिकल प्रॉपर्टी या कोई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल दीजिए। भाई केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक मींस कि कोई भी मॉलिक्यूल, अगर इसको मैं आपको बहुत ब्रॉड सेंस में बताऊं, तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए किस पर्टिकुलर प्रोसीजर से उसमें वो मूव कर रहा है। देन व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिखाता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ, what it tells about? It tells about the overall net composition of various, net composition of various. Molecular formula represents the overall net composition of various atoms or the elements which are present in a particular molecule with overall its composition. Now to exemplify isomer in this particular, or as per this particular definition, let us take one example of a molecule which is having a molecular formula of, this is the very simplest example, C2, H6 and O. So accordingly, or according to this particular formulae, we have a set of compound which are differ well among themselves. For example, for this particular formulae, we have a molecule OH, this is ethanol, and the other molecule is CH3O, CH3. Now, both these molecules, that is the C2H5OH, which is the ethanol, and CH3O, CH3, which is the
diethyl ether. All these compounds have the molecular formula, that is a similar molecular formula of C2H6 and O. आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ऊपर एथेनॉल का स्ट्रक्चर देखिए, इट इज C2H5OH, यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज C2, hydrogen is 6, and oxygen is 1. So it complies with the formula C2H6O, and likewise the diethyl ether, that is the CH3O CH3, it is also have the same molecular formula, and the elemental composition anyhow is C2H6 and O. Now these two compounds, both these compounds are also not there, although they do have, इनका जो molecular formula है, it is similar, उनके पास में same molecular formula है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होने के बावजूद भी ये दोनों ही कंपाउंड अलग अलग केमिकल क्लास को बिलोंग कर रहे हैं. तो इनकी जो अलग अलग केमिकल क्लास है वो क्या है भाई? दिस इज एन अल्कोहल. विच वन? दिस इज एन अल्कोहल एंड दिस इज एन ईथर. Now let us compare their physical property. तो एथेनॉल आप लोगों ने भी लैब में यूज किया है, और लैब में हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है एथेनॉल को कई बार. तो एथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका, इट इज फिजिकली इट इज अ लिक्विड. फिजिकली एथेनॉल इज अ लिक्विड, and it is having a boiling point of 78 degrees Celsius. Now I will not take here each and every chemical property of ethanol, but to justify the statement, or to justify the chemical property, the ethanol when reacts with sodium, it evolves hydrogen gas. Now these are the certain physical and the chemical property of ethanol. Now as these molecules having the same molecular formula, and as per the definition, the isomeric compounds or the isomers should be differ, or should they should have different physiochemical characteristic, and so the diethyl ether should also have different physiochemical characteristic. ठीक है ना भाई? भाई एज पर जो हमारा डेफिनेशन है उसके हिसाब से डाइथाइल ईथर जो है उसके पास भी जो या ये जो कंपाउंड है डाइथाइल ईथर है या एथेनॉल है, ये भी आपस में एक दूसरे से डिफर करने चाहिए. तो डाइथाइल ईथर, सर I'm sorry, dimethyl ether is a gas. Dimethyl ether is a gas. It is having a boiling point of minus 24 degrees Celsius. So this is dimethyl ether is a gas physically, as per its physical property. This is a gas, and it is having a
boiling point of minus 24 degrees Celsius, and when under the similar circumstances, when this dimethyl ether is allowed to react with sodium metal, there is no evolution of hydrogen gas. That is, this compound is inert to be reacts with the sodium. So here you can see, although these two chemical compounds, that is the ethanol and the dimethyl ether, although they possess the same molecular formulae, yet they have substantially different physiochemical characteristic. Now, there are many compounds which have similar molecular formulae, however they yet have different physiochemical properties. Yes, someone is saying something. Yes, who is this? कोई कुछ कह रहा था. Who is this? कुछ कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था क्या? बोलो. So, the term isomer was first introduced by Berzelius, and as per the Greek, the term isomer means, this is the term isomer. तो इसको ग्रीक में इसका मतलब क्या है? If we break this term, like this, अगर आप इसको इस तरह से तोड़ दें, तो as per the Greek, iso means, आइसो का मतलब तुम लोग जानते होगे क्या होता है भाई? आइसो मतलब क्या होता है? सेम और similar, and the mer, or generally it is not the mer, however in Greek it is termed as meros. So this mer indicates, yes, mer means parts. So as per the word itself indicates the molecules which are having the similar parts, or the isomer itself indicates the compounds or the substance that have similar, or a set of molecules that have similar parts among. Now, what ultimately causes, although these molecules may contain, or as they have the similar parts as per the Greek word, as well as they have similar molecular formula, instead they have different physiochemical characteristics. So what causes these molecules to have different physiochemical characteristics?
मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हमने देख लिया इनके पास सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट उनका फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, या उनके जो पार्ट्स हैं वो कुछ हद तक सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल के पास में डिफरेंट फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसका रीजन क्या है? कोई बताएगा उसका रीजन क्या है कि आइसोमर्स का जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो डिफरेंट क्यों होता है? बताओ क्यों होता है डिफरेंट? Sir, due to different structures. हाँ, क्यों होता है बताओ। गुड। हाँ, किसने बताया अभी? Sir, due to different structure. यस, डेफिनेटली, एक्सीलेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक्सीलेंट आंसर। देखिए, एक चीज हर समय ध्यान रखिएगा, इसको एकदम अपने अपने कोर वर्ड्स में ध्यान रखिए, इसको एकदम अपने फिंगर टिप पे। कोई भी मॉलिक्यूल होने दीजिए, कैसा भी केमिकल कंपाउंड होने दीजिए, चाहे वो साइक्लिक है, चाहे वो चेन है, ब्रांच्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वॉट एवर द टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, कैसा भी मॉलिक्यूल होने दीजिए, स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वॉट एवर इट इज, इररिस्पेक्टिव कैसा भी मॉलिक्यूल होने दीजिए, उस मॉलिक्यूल की जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे होती है, वो उसके उसके स्ट्रक्चर डिफाइंड होती है, स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होती है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की आप बात कर लीजिए फॉर एनी मॉलिक्यूल, वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सिर्फ आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दीजिए, मॉलिक्यूल की कार्बन चेन वैसी रहने दीजिए, वैसे ही केमिकल कंपाउंड रहने दीजिए, सिर्फ उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दीजिए, देखिए उस मॉलिक्यूल की पूरी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसका मैं अगर तुम्हें सबसे अच्छा एग्जांपल दूं और बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, तो तुम ये मान लो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और उसके बगल में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अपनी कॉपी में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेंजीन, और ठीक उसके बगल में एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसमें बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, ठीक, फिर ये बन गया फिनोल। बस समझ आई? ये बन गया फिनोल। फिर फिनोल के बगल में एक और बेंजीन की रिंग बनाओ, सिंपल बेंजीन की रिंग बनाओ, उस पे NH2 लगा दो। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? ये बन गया एनिलीन। एनिलीन। फिर तुम उसके बगल में एक बेंजीन की रिंग लगाओ, ठीक है, अब उस बेंजीन की रिंग में तुम सिर्फ CH3 लगा दो, क्या बन गया ये? टॉलीन। Toluene. ठीक है, अब तुम्हारे पास कितने कंपाउंड मैंने दे दिए तुमको? हाउ मेनी कंपाउंड्स आई हैव टोल्ड यू? आई हैव 4। बेंजीन, देन फिनोल, देन फिनोल के बाद एनिलीन। एनिलीन, देन टॉलीन। Now all such compounds, these compounds, all they contains the same benzene ring, similar benzene ring, 6-membered ring. Everything is the same. However, they just differ. They just differ in the nature of primary functionality or the functional group within its core structure. और उसकी वजह से इन कंपाउंड्स की जो आपस में फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत हद तक डिफर कर जा रही है, बहुत हद तक डिफरेंट हो जा रही है। So each and every molecule, whatever the physiochemical characteristic they are having, it is only because of its specific and unique structural pattern or its structure. So this much is clear anyhow, what is isomer and why the isomer have, although they have similar molecular formula, why they have a different physiochemical characteristic. The next question arises is how we can categorize or how
we can define the isomers. So isomers को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और आपने आई होप सुना भी होगा, we can define a set of molecule accordingly anyhow as constitutional isomers. Then they can be constitutional isomers. They can also be stated as structural isomers. So you have also familiar with the word which is known as cis and trans isomers. Then I hope you may have familiar with something which is known as enantiomers. They are also isomers. Then I hope you have also do know something which is known as D and L isoforms. Then I hope you do also known as distereomers. So अगर हम सिर्फ कैटेगराइज करना चाहें और सिर्फ क्लासिफाई करना चाहें तो वी कैन क्लासिफाई द आइसोमर्स इन एज मेनी एज टाइप्स. देयर आर न्यूमरस आइसोफॉर्म्स आर देयर. However, for the sake of easiness and to systematically classify we can classify the isomers into two main classes. बहुत सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें आइसोमर्स का, तो हम आइसोमर्स को बेसिकली दो क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं. So the first class is स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इनको और भी क्या कहते हैं, और दे आर ऑल्सो बी नोन एज constitutional isomers or isoforms. So this is the one type, and the another type of isomer is the stereoisomers. This is the another type. Next type, stereoisomers. So वेरी सिस्टमैटिकली अगर हमको क्लासिफाई करना है आइसोमर्स को, तो आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और साइड बाय साइड आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दूसरी तरीके से स्टीरियो आइसोमर्स. नाउ these structural or the constitutional isomers as well as these stereoisomers, they both are further be subclassified, both of them. This is structural isomers as well as stereoisomers, they can be further subclassified. So let us see how these both isoforms are subclassified. Structural isomers or
constitutional isomers, they are classified as chain isomers, then position isomers, ring chain isomers, functional isomers, metamers, and tautomers. These are the sub-classification of structural isomers or constitutional isomers. So there are 6 categories or 6 sub-classification under the structural or the constitutional isomers. That is the chain isomers, position isomers, ring chain isomers, functional isomers, metamers, and tautomers. Now, let us further focus on stereoisomers. This is for structural or constitutional isomers. So let us focus on this one. This is stereoisomers. Stereoisomers. So the stereoisomers, they can be further classified into the 2 important categories. That is, कौन सी है? Geometrical and opticals. Excellent. Geometrical isomers is the first category, और geometrical isomers को हम लोग और भी क्या कहते हैं? Is trans isomers और isoforms. एक पहली कैटेगरी हो गई, बढ़िया, excellent. And this next category is the optical isomers. So the stereoisomers are further be categorized as the geometrical isomers as well as the optical isomers. These optical isomers are also be known as the D and L isomers. So there is a very systematic way to filter any compound to know whether a set of compound is exist as a isoform or a isomer or not. एक रूल है, एक बहुत स्पेसिफिक रूल है कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल को कंफर्म करना है कि वो एक आइसोफॉर्म में है या नहीं है, तो उसके लिए एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि कब
या उस फिल्ट्रेशन चैनल को आप फॉलो करते हुए कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है, वेदर दिस मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट एज अ आइसोमर और नॉट। तो फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूं। सपोज करिए यू हैव एनी मॉलिक्यूल और यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एंड यू वांट टू नो whether these molecules are isomeric form of each other or not. So in a such case, just compare their molecular formula. So once you are comparing their molecular formula, if the molecule have dissimilar molecular formula, in such a case, that molecule does not have any isomeric form. Leave it. Just mark a cross right there. If अगर नहीं है तो छोड़ दो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर है then move further and designate it as isomorphic form or as a isomer. Now again, on the basis of its connectivity, उस आइसोफॉर्म में जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तौर पे है, जिसका सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इफ इट इज एग्जिस्टिंग एज एन आइसोमर, सो कंपेयर करिए उसका कनेक्टिविटी पैटर्न। सो इन अ केस if that molecule have similar connectivity pattern, this molecule is an stereoisomer. If it doesn't, then it is then designate that compound as constitutional isoforms. Now, once you have done this much, now again, on the basis of their structure superimposability, if they have non-superimposing type structure, then designate it as enantiomers. If they have superimposable images, designate them as a stereomer. So this is how
a particular process can be followed sequentially or in a very sequential step by manner, so that we can anyhow we know how to rule the enantiomeric form if it is present with a set of molecules. So anyhow, this much is sufficient for your today's class. So in next class, I will further discuss the isomers, and this is well sufficient for today. So thank you anyhow. You can leave, or if you have any query, you can ask me, no problem. So thank you for the today's class. Thank you, sir. Thank you, Rita.